हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं शुरू कर रही हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिंपल हिंदी में डिस्कस करूँगी। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यू से आप एग्जाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और राइट अप्रोच समझ सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए और नोट्स भी बनाइए। तो आज हम यूनिट 1, ठीक है, ये यूनिट 1 के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और यूनिट 1 का जब फर्स्ट चैप्टर है क्या, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, मतलब ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिस्कस मैं करूँगी, ठीक है। और 2014 से 2025 तक जितने भी आज तक क्वेश्चंस थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप एंड तक देखिए और नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कॉल्ड गोसेंस सेकेंड लॉ। गोसेंस का सेकेंड लॉ कौन सा है, ठीक है। तो गोसेंस जो दिया था, 2 लॉ दिया था, हरमान हेनरिच गोसेन, इन्होंने 2 लॉ दिया था। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये है इनका फर्स्ट लॉ, ठीक है। लेकिन इधर पूछा है गोसेन का सेकेंड लॉ कौन सा है। तो सेकेंड लॉ कौन सा है, तो सेकेंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। और इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, ये सेकेंड लॉ है। और इसमें से हमने क्या पढ़ा था, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ हम पढ़ा था M इक्वल टू MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY। हमने ऐसे पढ़ा था ना, कि इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कंज्यूमर अपना पैसा इस तरह खर्च करता है कि हर चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर हो, ठीक है ना। इसका सिंपल ऐसे मीनिंग है। और इसका जो रियल लाइफ हम एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। और आप मार्केट जा रहे हो, आपको चॉकलेट भी लाना है, ठीक है, चॉकलेट भी लाना है और आपको आइसक्रीम भी लाना है, ठीक है। तो आप अपना पैसे को इस तरह मतलब डिवाइड करेंगे कि आपको बराबर जो सेटिस्फेक्शन बराबर मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर सारे के सारे 100 रुपये में चॉकलेट लाएंगे तो आपको आइसक्रीम आप नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आपको दोनों ही चीजें खरीदना पड़ेगा। इधर MUA में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, मीन्स आपके पास जो भी पैसा है आपका। और MUX हम ये ले सकते हैं कि ये चॉकलेट है, ये प्राइस ऑफ चॉकलेट, इक्वल टू MUY, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ आइसक्रीम। मीन्स ये दोनों चीजें में कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। यही है इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये देखिए, ये दिसंबर 2014 का है, ठीक है। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में कौन सा, ये जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव। तो इधर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की गई है। और कंज्यूमर प्रेफरेंस सेटिस्फाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की गई है। तो ये तो हमें अच्छे से पता है कि ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी में ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की गई थी, ठीक है ना, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी में। और हमने जो हमारा क्या पढ़ा था, हमारा इंडिफरेंस कर्व,
उसमें हमने पढ़ा था वीक ऑर्डरिंग, और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो ये तो डेफिनेटली ठीक होगा। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव, इसको हम अभी समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू चूज बंडल्स ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, वो जो बंडल जो चूज करता है वो अपना प्रेफरेंस के अनुसार वो चूज करता है। एंड टिपिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे? एज इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू हायर डिमांड फॉर दिस गुड्स। देखिए, आपका जैसे आपका जो इनकम, पहले आपका इनकम सपोज आपका पहले 20,000 था, ठीक है, आपका 20,000 था, फिर आपका जब इनकम इंक्रीज होके 50,000 हो गया, तो आपका इनकम बढ़ने से तो नॉर्मल गुड आप ज़्यादा खरीदेंगे या नहीं? डेफिनेटली नॉर्मल गुड आप ज़्यादा खरीदेंगे। इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब आपका इनकम बढ़ता है, हायर इनकम, जब इंक्रीज इनकम लीड्स टू हायर डिमांड। ठीक है, इनकम जब बढ़ता है तो हमारा डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ठीक है ना। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की गई थी, द कंज्यूमर the rebuild preference theory, consumer preferences are assumed to follow strong ordering. ठीक है, this means that consumers consistently make rational choice. ठीक है, that can be ranked and transitive. देखिए, ये ट्रांजिटिव बात आप याद रखिएगा। अगर ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंट ये वर्ड्स आ गया ना, ये की वर्ड्स आ गया, तो हमारा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और ये रिबिल्ड प्रेफरेंस थियोरी का ही है। If A is preferred to B, B is preferred to C, then A is preferred to C. हमने ऐसे पढ़ा था ना, is A is preferred to B, B is preferred to C, then A is preferred to C. ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। तो अगर ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर एक इंसान, एक आपकी दोस्त, सपोज आपके दोस्त आपके घर में डेली आते हैं, ठीक है, पहले दिन आए तो आपने क्या दिया इनको, चाय और कॉफ़ी के लिए पूछा, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाय चाहिए। दूसरे दिन पूछा क्या चाहिए, चाय और कॉफ़ी, तो दूसरे दिन भी इन्होंने कहा नहीं मुझे चाय चाहिए। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि इनको चाय ही पसंद है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है, क्योंकि जिसको जो भी पसंद है वो चेंज नहीं करते। उनका जो पसंद है, प्रेफरेंस है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ इधर प्रेफरेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बोथ आर ट्रू। देन नेक्स्ट देखिए, डिमांड फॉर फूड स्टॉप इज इनकम इनइलास्टिक। डिमांड फॉर फूड स्टॉप इज इनकम इनइलास्टिक, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय होम। ये मतलब किन्होंने कहा था कि डिमांड फॉर फूड स्टॉप इज इनइलास्टिक। देखिए, ये जो फूड स्टॉप की बात की गई है ना, ये कहाँ कहा गया था, हमने कहाँ फूड की बात पढ़ा था, ये फूड की बात एंजल लॉ में पढ़ा था, या पढ़ा था ना या नहीं। ये जो डिमांड फॉर फूड स्टॉप इज इनकम इनइलास्टिक, क्यों इनकम इनइलास्टिक है, क्योंकि एंजल का रूल क्या कहता है, एंजल का रूल ये कहता है, ये जो एंजल्स लॉ, एंजल का रूल, ये एंजल्स लॉ ये कहता है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो फूड पर खर्च का परसेंटेज कम होता जाता है। जैसे आपका इनकम, जैसे एक रिच लोग जो होते हैं, इनका जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो फूड पर जो खर्च ये धीरे धीरे कम होता जाता है। नहीं, और जैसे पुअर फैमिली का, इनका जो इनकम का फूड पर खर्च ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, पुअर फैमिली का, जो पुअर गरीब लोगों का, वो फूड पर खर्च जो ये ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट हम ऐसे रेशियो ले लेंगे, फॉर एग्जांपल जो पुअर का जो फूड पर खर्च वो 60% ऑलमोस्ट उनका इनकम का होता है, लेकिन रिच लोगों का वो जो फूड पर खर्च ये ऑलमोस्ट 20%, ये ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, एंजल का लॉ ये फूड की बात कहा गया था। ठीक है,
तो ये एंजल्स लॉ होगा। ये इनकम इनइलास्टिक इसलिए कहा जाता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे फूड पर खर्च का परसेंटेज कम होता जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, गिफेन पैराडॉक्स ऑकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज व्हाट। गिफेन पैराडॉक्स, हमने गिफेन पैराडॉक्स कहाँ पढ़ा था, जब इनकम इफेक्ट क्या होता है गिफेन पैराडॉक्स में। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मतलब घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस तरह मतलब बार बार घुमा फिरा कर हर बार हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। देखिए ये कहाँ, जो गिफेन पैराडॉक्स, इसका जो डिमांड कर्व क्या होता है, गिफेन गुड का जो डिमांड कर्व हमेशा ऐसे पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, इस तरह। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, और ये पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम एक पुअर फैमिली लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर जो ये जो इनकम इफेक्ट के बाद क्या गया है ना, ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए एक गरीब फैमिली है, उनका जो राइस उनके लिए बहुत कॉस्टली है सपोज। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राइस कॉस्टली है, और जो बाजरा है ये उनके लिए चिप है। ठीक है, क्योंकि ये बाजरा ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि बाजरा चिप है। गरीब लोग जो, ये पुअर फैमिली को हमने लिया है। ठीक है, तो उनके लिए राइस कॉस्टली है और बाजरा चिप है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि वो फूड आइटम, ऐसे फूड आइटम इधर लेंगे। ये क्वेश्चन को हम एक बार समझेंगे तो बार बार नहीं समझना पड़ेगा। ठीक है, फूड आइटम, और इधर हम राइस लेंगे और इधर हम बाजरा लेंगे। ठीक है, तो अभी प्राइस, इनका जो प्राइस पर केजी हम इधर लेंगे। सपोज वो कैसे प्राइस, राइस का जो प्राइस मतलब 1 किलो राइस खरीदते हैं तो उनको 40 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है, और 1 किलो बाजरा खरीदते हैं तो उनको 20 रुपये देना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये राइस एक महीने में ये क्या करते हैं, 2 केजी क्या खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं, और 4 केजी बाजरा खरीदते हैं। ये ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है ना, तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये कितना हो गया, ये 80 रुपीज़, ये भी 80 रुपीज़ है। ठीक है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर है एक महीने में उनको 160 रुपये वो खर्च करते हैं। ठीक है, अब तो फैमिली ये एक महीने में उनका जो बाजरा और राइस का ये टोटल खर्चा हो गया। उसके बाद नाउ सपोज द प्राइस ऑफ बाजरा राइजेस, ये जो बाजरा प्राइस सपोज ये मतलब बढ़ गया। ठीक है, 20 से 30 हो गया, तब का सिचुएशन क्या होगा, अभी तभी का हम सिचुएशन फिर से लेंगे। तो राइस तो 40 को 40 है। ठीक है ना, और जो बाजरा क्या है वो 20 से 30 मतलब 30 रुपीज़ हो गया, मतलब बढ़ गया। बाजरा का जो प्राइस है ये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो अभी वो उन्होंने क्या कहा, क्या क्या, तो ये जो प्राइस जो इनका जो न्यू जो क्वांटिटी ये कैसे खरीदेंगे, ये चावल ऐसे 1 केजी खरीदेंगे और 4 केजी इधर से बाजरा खरीदेंगे। ठीक है, टोटल इनका एक्सपेंडिचर ऐसे होगा। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर इनका होगा ऐसे, ये 40 प्लस ये 120, तो अभी भी वो 160 रुपीज़ हर महीने खर्चा करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो इधर बाजरा, ये बाजरा है ना, ये बाजरा है और ये राइस है। ठीक है ना, ये राइस है, ये बाजरा है। राइस जब मतलब इधर भी जो 40 रुपीज़ था, ये 2 किलो खरीद रहे थे, इनको 80 रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा था। और इधर राइस जो से 40 रुपया है, ये क्या किया, ये इसको 1 किलो खरीदा, और इधर भी यही 40 रुपये। ठीक है, इधर क्योंकि ये कम खरीदा राइस,
मतलब राइस वही है, सेम है, प्राइस बढ़ा नहीं, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, ये 1 किलो खरीद रहे हैं। और बाजरा देखिए, बाजरा 20 से 30 हो गया, फिर भी इन्होंने क्या किया, इसको ज्यादा खरीदा। ठीक है, ये ज्यादा खरीदा मतलब यही 4 किलो को 4 किलो खरीदा, मतलब बढ़ने के प्राइस बढ़ने के बाद भी इनको पता नहीं चला कि ये प्राइस इनका पैसा उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो एज कंपेयर टू राइस बाजरा क्या है, सस्ता है। यही है ना कंसेप्ट, मतलब बाजरा सस्ता है फिर भी वो उसी को ही खरीद रहे हैं ज्यादा इनका। तो फिर उनका जो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल स्पेंडिंग क्या है वही सेम है। ठीक है ना। इधर देखिए, जब बाजरा इनका महंगा हो गया, फिर भी इन्होंने बाजरा महंगा होने के बाद भी इसी को ही खरीदा। देखिए बाजरा इधर 20 रुपीज से इधर 30 रुपीज हो गया, फिर भी ये लोग जो राइस का कंजम्पशन इधर कम कर दिया। इधर 2 kg पहले ले रहे थे, लेकिन इन्होंने राइस का जो कंजम्पशन ये कम कर दिया, लेकिन बाजरा कंजम्पशन प्राइस बढ़ने के बाद भी इसी को इन्होंने कांस्टेंट रखा। ठीक है ना। तो ये इधर हम क्या समझते हैं, बाजरा जब मतलब ये कॉस्ट इसका बढ़ने के बाद भी, कॉस्टली होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, ये इसी को ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए कहा जाता है जो इनका जो रियल इनकम होता है ये फेल हो जाता है, रियल इनकम ये फॉल हो जाता है। ठीक है ना, ये रियल इनकम इनका कम हो जाता है, क्योंकि एक चीज का अगर मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तो रियल इनकम कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें उनका खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, जो राइस का कंजम्पशन ये कम करके, क्योंकि राइस इनके लिए क्या है, एक्सपेंसिव है ना, इनके लिए राइस एक्सपेंसिव है और बाजरा सस्ता है। मतलब ये जो राइस और बाजरा में जैसे हम कंपेयर करेंगे तो इनको क्या ज्यादा सस्ता लगता है, बाजरा सस्ता लगता है। बाजरा का प्राइस मतलब बढ़ने के बाद भी इसी को ज्यादा ये प्रीफर करते हैं। ठीक है, यही है इनका क्या है, इसी को कहा जाता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि रियल इनकम इनका कम होने के बावजूद भी ये बाजरा को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ कहा जाता है जो गिफन गुड होते हैं ना, तो गिफन गुड में क्या होता है, गिफन गुड में ये कहा जाता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है आपको पता चला अभी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज stronger than the substitution effect। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है जो गिफन गुड, इन केस ऑफ गिफन गुड नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसलिए ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ मतलब सब्सटीट्यूशन, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है, जब गुड हमारा इंफीरियर है, इंफीरियर गुड केस में, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। और इन केस ऑफ गिफन गुड, इन केस ऑफ गिफन गुड केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इधर इनकम इफेक्ट क्यों ग्रेटर देन हुआ, आप अभी पता चला आपको। और इंफीरियर गुड में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और गिफन गुड में इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, आपको यही याद रखना है। और ऐसे नेमोनिक से भी आप याद रख सकते हो, गिफन मीन्स, गिफन GIFN, गिफन मीन्स उल्टा बिहेवियर। ठीक है, उल्टा बिहेवियर, आपको उल्टा बिहेवियर क्यों कह रही हूं पता चला। ठीक है, उल्टा बिहेवियर। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, डी, गिफन पैराडॉक्स ऑकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, व्हेन यही है ना, ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यही है, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देन
नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फीरियर गुड, इसमें से कौन सा इन्फीरियर गुड है? केरोसिन, देखिए कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसमें से कौन सा इन्फीरियर गुड है? तो इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड जो इनकम बढ़े तो डिमांड गिरे, यही है ना। जब इनकम अगर बढ़ रहा है आपका, इन्फीरियर गुड किसे क्या हम कहेंगे? जब आपका इनकम बढ़ रहा है बहुत, मतलब पहले 50,000 है अभी 1 लाख हो गया, तो आपका डिमांड क्या होगा? इसमें से डिमांड, जब इनकम बढ़े तो जो इन्फीरियर गुड मतलब जो सस्ते चीज आप ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? ठीक है, जो इन्फीरियर गुड केस में आपका इनकम जब बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड का डिमांड क्या करता है? गिर जाता है। ठीक है ना, आप इन्फीरियर सस्ते जो चीजें होते हैं इसको आप कम खरीदते हो, इसीलिए। तो ये इधर क्या है कि इनकम मतलब बढ़ने पर लोग एलपीजी पर ज्यादा, जो कुकिंग गैस होता है एलपीजी ज्यादा शिफ्ट होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो ये आंसर होगा इन्फीरियर गुड केरोसिन होगा। ठीक है, क्योंकि केरोसिन जब ये मतलब इनकम जब बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं? एलपीजी पर ज्यादा, मतलब एलपीजी गैस पर ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं और वो जो केरोसिन है इसको कम यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब यह है मैचिंग, कार्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, इसको हम आंसर से देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो डिवाइड हो गया है। देखिए, ये जो कार्डिनल अप्रोच ये किन्होंने दिया था? ये कार्डिनल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। और इंडिफरेंस कर्व एसोसिएटेड विद जेके हिक्स ने दिया था इंडिफरेंस कर्व, और कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और रिबिल्ड प्रेफरेंस जो अप्रोच इन्होंने ये पीए सैमुएल्सन ने दिया था। और न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्की चॉइसेस, ठीक है, एसोसिएटेड विथ भन न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न। तो ये हमें याद रखना है, पहले कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल, इंडिफरेंस कर्व जेके हिक्स, रिबिल्ड प्रेफरेंस अप्रोच सैमुएल्सन और न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्की चॉइस, हमें यही याद रखना है। जो न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्की चॉइस, ये रिस्की चॉइस भन न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न दिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट, for the demand function D equal to dP and supply function S equal to SP, the excess demand brings about market equilibrium in which of the following situations। देखिए, इधर एक्सेस डिमांड की बात की गई है, और एक्सेस डिमांड, और ये हमारा क्या है? D इक्वल टू dP एंड सप्लाई फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन हो गया, ये सप्लाई फंक्शन S इक्वल टू SP। ठीक है, और एक्सेस डिमांड ब्रिंग्स अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन में होता है? ठीक है, ये हम समझेंगे अभी। देखिए, हमने वालरसियन स्टेबिलिटी कंडीशन पढ़ा था, ठीक है, याद है आपको? वालरसियन, ये जो वालरसियन स्टेबिलिटी कंडीशन में, स्टेबिलिटी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था? इधर पढ़ा था इक्विलिब्रियम की बात की गई थी। ठीक है, और फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा सिचुएशन होना चाहिए? जब प्राइस इंक्रीज करे तो एक्सेस डिमांड हमारा क्या होना चाहिए? तो एक्सेस डिमांड हमारा जो एक्सेस डिमांड शुड फॉल, ये फॉल होना चाहिए। ठीक ना। और जब प्राइस डिक्रीज करे तो हमारा जो एक्सेस डिमांड ये हमारा राइज होना चाहिए, ऐसे है ना। दैट मीन्स मतलब DEP by DP is less than zero means excess demand must be negatively related to price for stability के लिए जो excess demand वो क्या होना चाहिए? ये नेगेटिवली रिलेटेड विथ प्राइस, ठीक है ना, यही है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम तब स्टेबल होता है, मार्केट कब स्टेबल होगा? जो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम तब स्टेबल होता है जब प्राइस बढ़ने पर एक्सेस डिमांड कम हो जाए। ठीक है, जब प्राइस बढ़ने पर जो हमारा एक्सेस डिमांड ये जब
कम हो जाए तब हम कहेंगे क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। और प्राइस गिरने पर जब एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड बढ़ता है, इसलिए वो जो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना। सो एक्सेस डिमांड इक्वल टू डिमांड माइनस सप्लाई, ठीक ना। और वी नो डिमांड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस, जो हमारा जो डिमांड है डिक्रीज करता है जब प्राइस इंक्रीज करता है, और सप्लाई इंक्रीज करता है व्हेन प्राइस राइजेस। ये तो हमें पता है ना, जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई इंक्रीज होता है, और जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज करता है। ये रिलेशन तो हमें पता है ना, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, यही है ना। तब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि एक्सेस डिमांड प्राइस के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यही है, ठीक है ना। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो एक्सेस डिमांड ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब पता है, देखिए इसीलिए डी ई बाई डी पी इज लेस देन 0, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और इसका याद रखने का एक स्मॉल नेमोनिक क्या है, स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल के लिए हमेशा जो हमारा स्लोप ये नेगेटिव होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबल के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द context of straight line demand curve touching both axes, which one of the following is correct। देखिए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये इधर कह रहा है कि टचिंग बोथ एक्सिस, ये बोथ एक्सिस में टच कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो हमें ये हमारा जो नॉर्मल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एबव द मिड पॉइंट, हमारा ये हम ले लेंगे मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो एबव द मिड पॉइंट हमारा जो डिमांड क्या होता है, ये इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है, ये इलास्टिक डिमांड होता है। और बिलो द मिड पॉइंट ये इन इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है, ये इन इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है, और ये पॉइंट के नीचे जो सेंसिटिविटी कम होता है, ठीक है ना। तो ऊपर इलास्टिक, नीचे इन इलास्टिक, ठीक है। तो डिमांड इज इलास्टिक, इधर पूछ रहा है क्वेश्चन में, द डिमांड इज इलास्टिक, कहाँ डिमांड इलास्टिक होगा, बिलो या एबोव या मिड पॉइंट, कौन सा होगा हमारा जो आंसर, एबव द मिड पॉइंट। इलास्टिक बात इधर पूछ रहा है ना, तो इलास्टिक कहाँ होगा, इलास्टिक इधर होगा, एबव द मिड पॉइंट। देन नेक्स्ट देखिए, स्लोट्स्की इक्वेशन डील्स विथ डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, इधर स्लोट्स्की इक्वेशन पूछ रहा है, डील्स विथ डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट। देखिए ये जो स्लोट्स्की इक्वेशन में हमने दो अलग अलग इफेक्ट पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था प्राइस इफेक्ट, एक पढ़ा था हमारा इनकम इफेक्ट, और एक पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या होता है, स्लोट्स्की इक्वेशन बताता है कि प्राइस इफेक्ट, जो प्राइस चेंज का डिमांड पर दो अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जो प्राइस चेंज होता है तो उसमें डिमांड पर क्या होता है, दो अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ता है और एक इनकम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इन रियल लाइफ एग्जांपल में हम समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेंगे टी और कॉफी, चाय और कॉफी, ठीक है। इधर देखिए जब कॉफी का सपोज कॉफी का ये प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है, कॉफी का प्राइस ज़्यादा हो गया, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे टी को। मतलब कॉफ़ी अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है
तो कंज्यूमर डेफिनेटली दे विल बाय मोर टी, ये टी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हमारा जो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब एक का जब एक महंगा हो गया, एक की कंपैरिजन में और एक चीज़ें जब महंगा हो जाता है तब लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ को मतलब ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, उसके कंपैरिजन में जो सस्ता है उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए वो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो उसी टाइम जो कंज्यूमर होता है उनका वो दे फील पुअर, क्योंकि वो मतलब इधर महंगी चीज वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो सस्ती चीज को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या हो गया, इनका इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो स्लट्सकी इक्वेशन में हमने पढ़ा था, इधर स्प्लिट हुआ था, जो स्लट्सकी TSKY, ये जो स्लट्सकी इक्वेशन में इधर हमने स्प्लिट किया था। क्या स्प्लिट किया था, प्राइस इफेक्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो प्राइस इफेक्ट ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। ठीक है ना, तो स्लट्सकी इक्वेशन डील्स विथ द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, अभी फॉर ए लिनियर डिमांड कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिनियर डिमांड कर्व में कौन सा सत्य है। देखिए इधर हमारा लिनियर डिमांड कर्व पूछ रहा है, हम एग्जांपल ए से ले लेंगे। ठीक है, एक लिनियर डिमांड कर्व ले लेंगे। ठीक है, तो इसका ये इधर हो गया मिड पॉइंट और ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया हमारा, ये जो पार्ट है ये हमारा अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ठीक है ना, तो अपर पार्ट में क्या होता है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इधर इलास्टिसिटी EP इज ग्रेटर देन 1, इधर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इधर लेस देन 1 और इधर EP इक्वल टू 1, ये पोजीशन। ठीक है ना, तो इधर क्या है, तो जैसे जैसे वी मूव डाउनवर्ड, हम जैसे जैसे नीचे नीचे आएंगे इलास्टिसिटी बिकम्स स्मॉलर, इलास्टिसिटी हमारा छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वी स्लाइड डाउन। हम जैसे जैसे हम नीचे नीचे इलास्टिसिटी डिक्लाइन होगा जैसे जैसे हम डिमांड कर्व में नीचे आएंगे। ठीक है ना, और डिमांड कर्व के ऊपर वाले पार्ट में क्वांटिटी कम, इधर कैसे आप ऐसे इधर देखो, इधर क्वांटिटी कम है या नहीं, ऊपर वाले पार्ट में इधर क्वांटिटी कम और प्राइस ज़्यादा। इधर नीचे वाले पार्ट में देखिए, इधर प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा, ये क्वांटिटी ज़्यादा है ना और ये क्वांटिटी कम है। तो ऊपर वाले पार्ट में क्वांटिटी क्या होता है, हमारा कम होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, और नीचे वाले पार्ट में हमारा क्वांटिटी ज़्यादा होता है और प्राइस कम होता है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो डिमांड कर्व होता है, तो प्राइस अगर प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीजेस ए लॉट। तो इधर एक मतलब थोड़ा सा भी अगर प्राइस डिक्रीज होगा ना, जैसे एक मोबाइल फ़ोन का थोड़ा सा भी प्राइस डिक्रीज होगा ना तो डिमांड इधर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इधर क्या होता है, वेरी सेंसिटिव इलास्टिक। इधर ऊपर वाले पार्ट होता है क्या, ये इलास्टिक होता है और नीचे वाले पार्ट में ये इन इलास्टिक होता है। ठीक है ना, ये इन इलास्टिक, ये याद रखना है। ऊपर वाले पार्ट में ये इलास्टिक, नीचे वाले पार्ट में ये इन इलास्टिक। ये सेंसिटिविटी जो होता है इधर मतलब ऊपर जो सेंसिटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन, हम जैसे जैसे नीचे नीचे आएंगे सेंसिटिविटी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, तो टॉप हमें याद रखना है, द टॉप जो है ये क्या है, इलास्टिक, ये भूलना नहीं है। टॉप वाले पार्ट में इलास्टिक और मिडिल में क्या है, ये यूनिट इलास्टिक इक्वल टू 1, ये यूनिट इलास्टिक, और बॉटम में क्या होता है, ये इन इलास्टिक। ठीक है, ये याद रहेगा। अभी ऊपर इलास्टिक, डाउन में इन इलास्टिक।
सो इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वी गो डाउन, हम जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे हमारा जो इलास्टिसिटी डिक्लाइन होता जाता है। तो इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वन स्लाइड्स डाउन द डिमांड कर्व, ठीक है, हमारा आंसर यही होगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन आंसर किया, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हम समझ कर नहीं करेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये मैं पूरा का पूरा मतलब फिनिश करूँगी। और आप अगर मेरे साथ अभी जून, देखिए अभी जून में आ रहा है हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो जून में आप देंगे। और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे मेरे साथ ये PYQ सीरीज, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बूस्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसे सिंपल PYQ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।